हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 38 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 39 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू ऐसा ही पेपर है वो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 38 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपके पास में सुनहरा मौका है। आप परीक्षा में जाने से पहले ये सारे मॉडल पेपर हैं वो अवश्य देख कर जाएं, क्योंकि लगभग 80% है वो हूबहू प्रश्न इन मॉडल पेपरों में से ही आ रहे हैं। दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। सबसे पहले अपन 15 प्रश्न है वो स्कूल मैनेजमेंट के पढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, पहला प्रश्न, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। बताइए, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, बालक है, शिक्षक है, अभिभावक है, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे प्रबंधन तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रबंधक और भी अधिक सफल प्रबंधक बन सकते हैं, इस मत का समर्थक है। बताइए, प्रबंधन तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रबंधक और भी अधिक सफल प्रबंधक बन सकते हैं, इस मत का समर्थक है। तो दोस्तों कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों RM स्टोकडेल और RB मायर्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य को पोस्ट कोर्ब सूत्र में किसने पिरोया है? दोस्तों, ये पोस्ट कोर्ब में से एक प्रश्न है वो आपको अवश्य परीक्षा में पूछा जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सूत्र दिया था किसने? तो लूथर गुलिक ने। तो यहां पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, S का मतलब होता है स्टाफिंग, D का मतलब होता है डायरेक्टिंग, और दोस्तों C का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, और O का मतलब होता है ऑर्डर, R का मतलब होता है रिपोर्टिंग, और B का मतलब होता है दोस्तों इसमें बजट। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 4 नंबर का प्रश्न, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किस संस्था द्वारा कराया जाता है? राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किस संस्था द्वारा कराया जाता है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कराया जाता है। ये 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल विधिवत रूप से अस्तित्व में कब आया? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल विधिवत रूप से अस्तित्व में कब आया? तो दोस्तों ये विधिवत रूप से अस्तित्व में आया 1 जनवरी 1974 को, ये विधिवत रूप से अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, ये अवधारणा है ये प्रस्तुत की गई है 1950 में एडवर्ड डेमिंग्स एवं JM मुरान द्वारा। ये समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, टेस्ट आपको पूरा देना है, तभी आपको स्कोर है वो अपना पता लगेगा कि क्या स्कोर रहने वाला है, आपका तैयारी भी कितनी है। 7 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, संस्थागत नियोजन के शैक्षिक क्षेत्र में शामिल विषय नहीं है। संस्थागत नियोजन के शैक्षिक क्षेत्र में शामिल विषय नहीं है, तो वो कौन सा विषय नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए, वर्तनी सुधार है, श्रुति लेख है, सामान्य ज्ञान है, लेकिन प्रसाधन सुविधा, ये दोस्तों संस्थागत नियोजन के शैक्षिक क्षेत्र में शामिल विषय नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधक भविष्य को देखता है तथा उपलब्ध साधनों से कार्य के विभिन्न विकल्पों की खोज करता है। उपयुक्त परिभाषा दी है। नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधक भविष्य को देखता है तथा उपलब्ध साधनों से कार्य के विभिन्न विकल्पों की खोज करता है। उपयुक्त परिभाषा दी है। दोस्तों, ये परिभाषा है ये दी थी किसने? तो ये मेसी ने दी थी।
एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेसी ने यह परिभाषा दी थी। आगे देखिए, अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चित्रित होती है? अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चित्रित होती है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है उच्च उत्साह निम्न नियंत्रण, उच्च उत्साह निम्न नियंत्रण। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण तथा सीसीई के प्रक्रिया के SIOE कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु गठित समितियों में से सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, ये SIQE है, ठीक है। गतिविधि आधारित शिक्षण तथा CCE के प्रक्रिया के SIQE कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु गठित समितियों में से सही है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसमें कौन सा इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, परियोजना परिचालन समिति, सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें राज्य कार्यकारी समूह है, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य शैक्षिक समूह है, शैक्षिक एवं तकनीकी मुद्दों के लिए सर्वोच्च निकाय, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है इसमें, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षावाणी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। शिक्षावाणी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया दोस्तों, ये प्रारंभ किया गया 11 मई 2020 से। 11 मई 2020 से शिक्षावाणी कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया गया। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समन्वित कार्यक्रम के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका है। समन्वित कार्यक्रम के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका है। तो दोस्तों शिक्षक की भूमिका क्या है? देखिए, बच्चों के शैक्षिक स्तर एवं पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप शिक्षण अधिगम योजना बनाना, बिल्कुल सही है। बच्चों के सीखने की प्रगति देखना, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों की सतत उपलब्धि देखना, ये भी बिल्कुल सही है। ये सभी हैं, ये समन्वित कार्यक्रम के संदर्भ में शिक्षक की भूमिकाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, इसका खंड 26 विद्यालयों में, इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। दूसरा देखिए, इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में ये गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख कौन होंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक या कमिश्नर। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार प्राथमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज़्यादा होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात इनसे न बढ़ना चाहिए। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार प्राथमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज़्यादा होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात इनसे न बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1:40 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, अब देखिए 5 प्रश्न है वो राजस्थान ज्योग्राफी से राजस्थान भूगोल से संबंधित पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए विंध्यन कगार हिस्सा है दोस्तों, विंध्यन कगार हिस्सा है तो ये किसका हिस्सा है? तो ये हाड़ौती का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? हाड़ौती का ये हिस्सा है, ठीक है, जो बड़े बड़े बालूका पत्थरों से निर्मित है ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस खनिज से सीमेंट चादरें, ठीक है, किस खनिज से सीमेंट चादरें, टाइलें,
फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है एस्बेस्टोस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें एस्बेस्टोस खनिज से सीमेंट की चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स और अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में एस्बेस्टोस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र खेरवाड़ा, ऋषभदेव, नाथद्वारा, आसिंद, ठीक है, और इनके अलावा डूंगरपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर में भी एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो दोस्तों सौर ऊर्जा नीति है ये कौन से वर्ष में घोषित की गई थी? तो ये 2019 में घोषित की गई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत ये झालावाड़ और बांसवाड़ा जिला आता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सुमेलित कीजिए, अपने को यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर बताना है। ठीक है, एक तरफ पशु प्रजनन केंद्र है और दूसरी तरफ पशु दे रखा है। देखिए अपने को यहाँ पर बताना है डग में कौन सा, दोस्तों डग में कौन सा प्रजनन केंद्र है? दोस्तों ये डग कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में है, और झालावाड़ में मालवी और गिर नस्लों की गायों का प्रजनन केंद्र है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो इसमें मालवी आ जाएगा। अब ये चांदन कहाँ है? दोस्तों ये चांदन है ये जैसलमेर में है, और थार पारकर नस्ल की गायों का यहाँ पर क्या है? प्रजनन केंद्र है। तो ये इसमें ये हो जाएगा। नौहर कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है, और यहाँ पर राठी नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र है। ठीक है, तो ये राठी का ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों CBA इसका राइट आंसर हो जाएगा। CBA इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब 5 प्रश्न दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं आपको सिलेबस के अनुसार ही करवा रहा हूँ, एक भी टॉपिक इधर उधर सिलेबस के बाहर नहीं जाएगा, ना कोई प्रश्न जाएगा। सिलेबस के अनुसार अपन चल रहे हैं, और रोजाना आपको टेस्ट देना है। अगर आप पीछे हैं तो 2 या 3 मॉडल पेपरों का टेस्ट देके रोजाना हमारे साथ में चल सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। परीक्षा की डेट आ चुकी है, और जितने ज़्यादा मॉडल पेपरों का टेस्ट दोगे उतना ही ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। देखिए 21 नंबर का प्रश्न, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? दोस्तों यहाँ पर देखिए लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संविधान के संशोधन के विषय में। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता हेतु स्वीप कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता हेतु स्वीप कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? दोस्तों ये स्वीप कार्यक्रम है ये 2009 में शुरू किया गया। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2009 में ये स्वीप कार्यक्रम है ये शुरू किया गया। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त परिरक्षण शब्द किससे संबंधित है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त परिरक्षण शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये प्रयुक्त परिरक्षण शब्द किससे संबंधित है? ये शब्द संबंधित है दोस्तों सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 51 क में क्या है? तो मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नांकित में से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? निम्न में से किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी ने ली थी, इंद्र कुमार गुजराल ने ली थी, मनमोहन सिंह ने ली थी। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे, यानी कि एक HD देवगौड़ा नहीं थे। तो यहाँ पे 1, 3, 4 अपना इसमें क्या है, सही है। और कूट भाषा में उत्तर देना था 1, 3, 4, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है केशवानंद भारतीवाद 1973। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 26 से 30 तक, ये जनरल साइंस से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे किसे लाफिंग गैस यानी कि हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए N2O, ठीक है, N2O, इसको दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जिसे प्राय अपन हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, N2O। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा N2O। आगे देखिए निम्नलिखित में से यौगिक है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? दोस्तों इसमें देखिए जल है वो एक यौगिक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, क्या होता है, H2O, ठीक है। और जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ये आपको इसमें याद रखना है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अनुपूरक बच्चों में अत्यधिक दस्तों के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अनुपूरक बच्चों में अत्यधिक दस्तों के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जिंक। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिंक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है, कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए समताप मंडल में यूवी किरणों द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्लोरीन परमाणु मुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। समताप मंडल में संकलित क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन पर स्थायी व निरंतर प्रभाव होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के लिए है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। चौथा देखिए समताप मंडल में ओजोन निम्नीकरण हेतु क्लोरीन परमाणु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर असत्य कथन 3 नंबर का है और ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए अब यहाँ पे जो 5 प्रश्न हैं वो दोस्तों रीजनिंग यहाँ पे इंग्लिश से संबंधित पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न हिंदी ग्रामर से संबंधित, ठीक है, और 5 प्रश्न मैथ से संबंधित और 5 प्रश्न रीजनिंग से संबंधित। अब अपन 31 से 50 तक ये 4 पार्ट के प्रश्न यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे अपने को सही वर्ब का यूज करना है कि सही वर्ब कौन सी आएगी। देखिए आई हैव बीन अकाउंटेंसी फॉर 5 years, आई हैव बीन अकाउंटेंसी फॉर 5 years, तो यहाँ पर क्या आएगा खालिस्तान में दोस्तों, इसमें आएगा टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर 5 years। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2nd नंबर का प्रश्न इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे अपने को प्रीपोजिशन बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। देखिए सी ट्रेवल्ड ट्रेन टू दिल्ली, सी ट्रेवल्ड
ट्रेन टू दिल्ली, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या आएगा, क्या बाई का यूज होगा या इन का यूज होगा, किसका प्रयोग होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बाई ट्रेन टू दिल्ली। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए, सी सेड दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सी सेड दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सी सेज होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सी सेज होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर अपने को एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। तो सीधा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सेंटेंस देखिए, एट दिस मूवमेंट दैट ट्रिबल डोर ब्रस्ट नोइजली ओपन एंड बैंग्ड फॉर द वॉल। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कौन से वाक्य के अंदर दोस्तों यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है वो अपने को यहाँ पर बताना है, एरर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरे नंबर के आप ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए बैंग्ड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बैंग्ड के साथ में फोर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों फोर के स्थान पर यहाँ पे अगेंस्ट आएगा, ठीक है, अगेंस्ट का प्रयोग होगा इसमें। तो यहाँ पर तीसरे पार्ट में एरर है, तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए विलोम शब्द अपने को यहाँ पर बताना है, एंटोनियम है, विलोम शब्द बताना है। यहाँ पे देखिए मोर्टल, मोर्टल का मतलब क्या होता है? मृत्यु, नश्वर, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? मृत्यु का विलोम क्या हो जाएगा? अमर। तो अमर का क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? तो इमोर्टल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इमोर्टल। अब यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न है हिंदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? कौन से क्रमांक में सभी शब्द हैं वो शुद्ध हैं, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए इसमें जिजीविषा, प्रौढ़, अंतरंग, जिजीविषा, प्रौढ़, अंतरंग, ये सभी वाक्य हैं, ये सॉरी जो ये सभी शब्द हैं ये शुद्ध दे रखे हैं यहाँ पर 2 नंबर के ऑप्शन में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पथ का मतलब होता है मार्ग या रास्ता, और पथ्य का मतलब होता है बीमार को दिए जाने वाला हितकारी भोजन, ठीक है, बिल्कुल सही दे रखा है। देखिए यहाँ पे जठर, जठर का मतलब यहाँ पे ज्येष्ठ या बड़ा दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे जठर का मतलब होता है, आपने नाम सुना होगा जठराग्नि, ठीक है, जठराग्नि का नाम सुना है, तो यानी कि पेट की भूख, ठीक है। तो जठर का मतलब होता है दोस्तों पेट, क्या मतलब होता है? पेट। और जरठ का मतलब होता है बूढ़ा, ये बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसमें दूसरे नंबर के ऑप्शन में ही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना। बाकी देखिए, निर्माण का मतलब होता है रचना, और निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। तर्क का मतलब होता है बहस, और तर्क का मतलब होता है छाछ, ठीक है। बाकी सही दे रखे सारे। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, महेश्वरीय बराबर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी, यानी कि कौन सी संधि नियम इसमें समाहित है, वो अपने को यहाँ पर इसमें बताना है। दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा, यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी बार पहले बता भी चुका हूँ कि जहाँ पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए तो उसमें वर्धी संधि का प्रयोग होता है। 99% कोई अपवाद आ जाए वही बात अलग है, ठीक है दोस्तों। महा प्लस ऐश्वर्य, तो यहाँ पर महा, तो देखिए इसमें तो क्या बचा, आ बचा, प्लस ए, ठीक है, ऐश्वर्य में ए ले लिया, तो बराबर क्या बन रहा है? तो दोस्तों इसमें ए ही बन रहा है, तो यहाँ पर वर्धी संधि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों अक प्रत्यय का प्रयोग है वो बालक में नहीं हुआ है, बाकी सभी में अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर ब्राउचर का हिंदी समकक्ष शब्द है। ब्राउचर को हिंदी में क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, इसको बोलते हैं विवरणिका। क्या बोलते हैं? विवरणिका। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये आपको पाई चार्ट दिख रहा है, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, निगमित क्षेत्र, स्वरोजगार क्षेत्र और बेरोजगार, इन पांचों को दोस्तों यहाँ पे डिवाइड किया गया है इस गोले के अंदर देखिए। और ये गोला है ये दोस्तों 360 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि अगर किसी शहर में कुल वयस्क 60,000 हैं, अगर किसी शहर में कुल वयस्क 60,000 हैं तो कितने लोग बेरोजगार हैं? तो बेरोजगार लोग कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर देखिए बेरोजगार 5 नंबर पे है और यहाँ पे 5 नंबर पे कितना प्रतिशत आ रहा है? तो दोस्तों ये 18% आ रहा है। कितना प्रतिशत आ रहा है? 18% है। तो दोस्तों सीधा सा देखिए पूरा गोला कितने का डिग्री का था? तो मैंने बताया था 360 डिग्री का। तो यहाँ पर 18/360 इंटू यहाँ पर 60,000 करना है आपको। तो दोस्तों आपका सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर कितना? 3,000 निकल कर आएगा दोस्तों। और यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या कितनी है? 3,000। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, के का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय 3x माइनस के वाई माइनस 20 बराबर 0 और 6x माइनस 10y प्लस 40 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है के बराबर इसमें दोस्तों 5 आएगा। के बराबर क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न देखिए, बहुपद pm बराबर 5m² प्लस 13m प्लस c का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तब c का मान है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों c का मान भी है वो आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए माना कि pm के शून्यक होते हैं, यहाँ पर देखिए a/1/a। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा राइट आंसर बता देता हूँ, ये चैप्टर में आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या √5 और √7 के बीच में है? तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या है वो है 2 सही 2/5। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेमी है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पे πr² बराबर दे रखा है 154, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को r निकालना है। सबसे पहले तो r निकालेंगे तो दोस्तों r² बराबर दोस्तों यहाँ पर है 22/7, ठीक है। पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 इंटू 154 सॉरी, इसमें देखिए πr² बराबर 154 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 22/7 इंटू r² बराबर 154। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? r² बराबर दोस्तों 154/22 इंटू 7। तो दोस्तों ये कितनी बार गया? 7 से 7 बार कट गया, तो 7 इंटू 7 कितना जाएगा? 49 r² बराबर 49। तो दोस्तों r बराबर कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 7 आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या इसमें आई गई। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगाना है और उसके बाद में वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का तो आप सभी को पता है πrl होता है, तो आप सीधा सा राइट आंसर इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। एल आपको और निकालना पड़ेगा इसमें, तो सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा 154√5 सेंटीमीटर²। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, डेविड अनिल का पोता है। डेविड है ये, अनिल का क्या है?
पोता है, ठीक है। रॉय अर्बन का भाई है, रॉय है ये दोस्तों अर्बन का क्या है, भाई है, ठीक है। रितेश डेविड के पिता हैं, रितेश हैं वो डेविड के क्या हैं, तो दोस्तों ये पिता हैं रितेश, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अनिल का रितेश से क्या संबंध है, अनिल का रितेश से क्या संबंध है, तो दोस्तों ये अनिल है, ये रितेश का क्या लगा, तो दोस्तों इसके पिता लगे। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो दोस्तों 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर, 5 + 10 कर लीजिए कितना हो जाएगा 15, तो 15वां अक्षर कौन सा होगा, ओ होगा। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए एक निश्चित कूट भाषा में क्लास को DMBTT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ब्लू को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो दोस्तों ब्लू को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे क्लास जो दे रखा है CLASS, इसमें सभी अक्षरों के अंदर एक एक जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार ब्लू के अंदर भी अपन क्या करेंगे, एक एक जोड़ देंगे, B में एक जोड़ा, C, L में एक जोड़ा, M, यू में एक जोड़ा, V और E में एक जोड़ा, F। तो यहाँ पर दोस्तों CMVF 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो 0 वाली सतह के विपरीत सतह पर होगा, सॉरी 0 नहीं, O वाली सतह के विपरीत सतह पर क्या होगा, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं O के विपरीत में C और M तो होने से रहा, क्योंकि ये दोनों तो इसके टच में ही दे रखे हैं, तो दोस्तों सीधा सा है यहाँ पे C और M तो काट दीजिए। अब अपने पास में बचा दोस्तों D और E, ठीक है, D और E बचा अपने पास में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए M के विपरीत इसमें क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। M के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे N हो जाएगा। तो O के विपरीत क्या होगा दोस्तों, O के विपरीत इसमें D हो जाएगा, ठीक है। सॉरी देखिए इसमें C के विपरीत तो क्या होगा, D होगा। ये देखिए C के विपरीत ये यहाँ पर D हो गया, ठीक है। M के विपरीत N आ जाएगा। O के विपरीत देखिए दोस्तों यहाँ पे E, O के विपरीत क्या हो रहा है, E, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, इंटू का अर्थ घटाना और भाग का अर्थ जोड़ हो तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए 60 भाग 8, तो भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग का अर्थ देखिए इसमें भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे 60 है प्लस 8 है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा, तो गुणा 4, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाग 2, इंटू का अर्थ क्या है दोस्तों, इंटू का अर्थ घटाना है, तो यहाँ पे ये 4। दोस्तों अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, भाग देंगे, 4 में 2 का भाग दिया तो कितना बचा 2, अब उसके बाद में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है। तो 60 प्लस 16 माइनस 4 ये होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, तो देखिए इसमें 60 प्लस 8 इंटू 4 भाग 2 माइनस 4, तो दोस्तों इसमें अपन ने भाग दिया तो 2 आया, ठीक है। और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 और 60 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 76, और 76 में से 4 गए तो 72, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर 72 आना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, ऑप्शन में गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 72 करना है। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में शरीर के अंग दे रखे हैं और सूची सेकंड में गहने दे रखे हैं।
सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो दोस्तों आंगोत्या आभूषण कान में पहना जाता है। गले में दोस्तों मांदले आभूषण पहना जाता है। अंगुलियों में दामन आभूषण पहना जाता है। और कमर में दोस्तों कंदोरा आभूषण पहना जाता है। यहाँ पर 4 3 2 1 अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, आगे देखिए देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो दोस्तों ये आसिंद भीलवाड़ा में ये देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है, ये बना हुआ है। इसे यानी कि देवनारायण जी को औषधियों का देवता कहते हैं। ठीक है, और ये गुजरों के आराध्य देव माने जाते हैं और भगवान विष्णु के अवतार। आगे देखिए राजस्थानी संस्कृति में जनोटन क्या है। जनोटन किसको बोलते हैं, जनोटन बोलते हैं दोस्तों वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है उसको बोलते हैं जनोटन। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन है, तो दोस्तों जोधपुर का शासक कौन था, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हनुमंत सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया, तो दोस्तों दाह संस्कार ये किया गया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। दोस्तों राणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार है वो किया गया था, और वहाँ पर दोस्तों महाराणा सांगा की छतरी भी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, कौन एक सही सुमेलित है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है, कल अगर आपने सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण का जो टॉपिक मैंने कल आपको करवाया है, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके और उन क्लासों को ज़रूर देखें। आप फर्स्ट ग्रेड में जो भारतीय इतिहास का जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर जो चौथे नंबर की जो क्लास है, सॉरी 5वें नंबर की जो क्लास थी वो थी धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित। उसमें 3 नाम सिलेबस में दे रखे थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये टॉपिक मैंने कल आपको करवाया है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर आपने वो प्रश्न देखे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, ये गलत दे रखा है। आर्य समाज की जो स्थापना है वो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, यहाँ पर राजा राम मोहन राय दे रखा है, गलत दे रखा है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, लाला लाजपत राय दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, रामकृष्ण जो मिशन की जो स्थापना है वो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना, तो अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का जिस तथ्य से पता चलता है वह है। गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का जिस तथ्य से पता चलता है वह है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है शिक्षा में कमी। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा में कमी। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्न कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन से कथन इसमें सत्य है। देखिए उन्होंने बांग्ला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, बिल्कुल सही है। आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ये दोनों ही कथन हैं वो इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोनों सही है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी, बताइए। दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। दोस्तों इसमें देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए सत्याग्रहियों
कि जब्त की गई संपत्तियों को वापस करना, कांग्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, नमक कर का उन्मूलन, ये तीनों मांगों का मुद्दा है वो दोस्तों भेजा था। लेकिन यहाँ पर चौथा नंबर का भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता का मुद्दा है वो इसमें नहीं था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न चित्रकारों में से किसे सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी? निम्न चित्रकारों में से किसे सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा अब्दुस समद। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अब्दुस समद। 62 नंबर का प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस के 55वें रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय कांग्रेस के 55वें रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने सन 1927 में किस देश में साम्राज्यवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू ने सन 1927 में किस देश में साम्राज्यवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बेल्जियम। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम। 64 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, वे 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष बने, बिल्कुल सही है। दलितों के प्रतिनिधि के रूप में 1930 से 1931 में अंबेडकर ने लंदन में आयोजित प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल सही है। तीसरा, 1949 में अंबेडकर को भारत का विधि मंत्री बनाया गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 65 नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है, देखिए, दीवाने आम, पंचमहल और दीवाने खास, ये तीनों हैं, लेकिन शीश महल नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अमृत महोत्सव श्री शक्ति नवाचार चैलेंज 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। दोस्तों देखिए, इसमें इसे माई गव प्लेटफॉर्म और यूएन वुमेन ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है, बिल्कुल सही है। यह महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधान को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें दोनों कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक हैं। ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उर्जित पटेल। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उर्जित पटेल। 68 नंबर प्रश्न है, 18 मई 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 18 मई 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चांदीपुर में। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चांदीपुर। देखिए 69 नंबर प्रश्न है, 17 मई 2022 को किसने 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ओडिशा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ओडिशा। आगे देखिए, 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? क्वाड शिखर सम्मेलन ये दोस्तों टोक्यो जापान में आयोजित किया गया है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? दोस्तों बोंगो सागर का जो तीसरा संस्करण है ये दोस्तों भारत और जापान के बीच में ये आयोजित किया गया। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, G7 देशों का 2022 में आयोजित शिखर सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? दोस्तों ये शिखर सम्मेलन है ये सेलोस अल्मो जर्मनी में आयोजित किया गया। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, टाइम मैगजीन 2020 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? तो कौन सा एक भारतीय इसमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गौतम अडानी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गौतम अडानी नहीं है। 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल है टाइम मैगजीन 2020 के? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा
अरुंधति राय। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 26 मई 2022 को किसी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।